हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आज आपके सामने फिर फाइलम एस्केल हेलमिंथीज़ के वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो में आपसे बात हुई थी हेलमिंथ जिसके दो ग्रुप्स आपको बताए थे, एक प्लैटिहेल्मिंथीज़ का और दूसरा एस्केल हेलमिंथीज़ का। प्लैटिहेल्मिंथीज़ के कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, एग्जांपल्स की बात हम कर चुके थे। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम हेलमिंथ का दूसरा ग्रुप फाइलम एस्केल हेलमिंथीज़ की बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। नेक्स्ट फाइलम के डिटेल्स, उनके कैरेक्टर्स, उनका क्लासिफिकेशन एंड इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स। चलिए शुरू करते हैं। फाइलम एस्केल हेलमिंथीज़ की डिटेल्स। जैसा पहले भी बताया था कि गैगन-बार ने ही प्लैटिहेल्मिंथीज़, एस्केल हेलमिंथीज़ के नामकरण किया था, इनका शब्द दिया था, इन फाइलम को क्रिएट किया था। हेलमिंथ के दोनों ग्रुप्स के साथ माने जाते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए, जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हैबिटेट की बात अगर हम करें, जैसे प्लैटिहेल्मिंथीज़ में ढेर सारे जीव पैरासाइट्स थे, तो यहाँ पर भी मोस्टली पैरासाइट्स हैं, कुछ फ्री लिविंग हैं, और फ्री लिविंग जितने भी हैं ये सब जली हैं, और इसमें से काफ़ी ऐसे भी हैं जो एक्सटिंक्ट हैं, यानी वो अब मौजूद नहीं हैं, फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं। उनके ग्रुप्स हैं, फॉसिलाइज्ड इनके क्लासेस हैं जिनमें फॉसिलाइज्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो मोस्टली पैरासाइट्स हैं, कुछ इसमें फ्री लिविंग हैं, जो हैं वो भी अभी एक्वेटिक कंडीशन ही शो करते हैं। देन कम्स द सेकेंड पॉइंट, देयर जनरल बॉडी प्लान। अब इनका जो जनरल बॉडी प्लान है यहाँ पर, तो जनरल बॉडी प्लान में ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम बन गया था, यहाँ पर वही ऑर्गेनाइजेशन है। बाइलैटरली सिमेट्रिकल, वहीं से शुरुआत हो गई थी, ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल है, इनमें बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। अगली बात यहाँ पर, फिर यहाँ एक शब्द लिख रहा हूँ, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ये ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान ये डेवलप्ड एनिमल्स का कैरेक्टर है और इसको एनालिस्ट से माना जाता है। लेकिन प्रिमिटिव अगर कहा जाए, क्योंकि सीलोमेट एनिमल्स में, जो सीलोमेट एनिमल्स हैं, उन सीलोमेट एनिमल्स में तो शुरुआत एनलिडा से मानी जाएगी, लेकिन अगर पूरे एनिमल किंगडम की बात की जाए तो इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है, क्योंकि इस ग्रुप में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाती है। सिंपल है, बट एनस डेवलप। इसके पहले के ग्रुप में माउथ ही था, माउस से ही इंजेशन था, माउस से ही इजेशन था। अब यहाँ एनस डेवलप हो जाएगा, जिससे अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अपचित भोज्य पदार्थ बाहर निकाले जाएंगे। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान ये इसमें डेवलप होता है। अब इसके बाद इनकी डिटेल्स की बात की जाए, स्ट्रक्चरल डिटेल की बात की जाए, तो इनके ज़्यादातर मेंबर्स में जो इनकी बॉडी है, इसका शेप राउंडेड लिखा जाता है। ज़्यादातर इस समूह के जो जीव हैं वो राउंडेड होते हैं। जो लिविंग ग्रुप्स हैं उसका एक नेमेटोड, आगे आप क्लास में देखेंगे, क्लास नेमेटोडा है, वो रिप्रेजेंट करता है फाइलम एस्केल हेलमिंथीज़ को, जिसमें सब के सब जीव कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, गोल से होते हैं। इसीलिए नेमेटोड्स को गोल कृमि, राउंड वार्म का भी नाम दिया जाता है। प्लैटिहेल्मिंथीज़ अगर फ्लैट थे तो ये राउंड वार्म के हैं। तो बॉडी इनकी राउंडेड है, इलॉन्गेटेड है, लंबी सी है, वार्म लाइक है, कृमि के जैसा शरीर है इनका। ये इनका जनरल बॉडी प्लान है।
अब इनके डिटेल्स में आते हैं तो इनकी जो बॉडी वॉल है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन शो करती है, यानी बॉडी वॉल इस ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इस ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल की ख़ास बात कि इनमें आउटर मोस्ट लेयर इज़ थिक क्यूटिकल, यानी कि जो बाहरी परत है एक मोटा आवरण है, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस में था, उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड क्यूटिकल इनमें पाई जाती है। क्यूटिकल सबसे बाहर है, उसके नीचे फिर एपिडर्मिस लेयर है, और ये आलमोस्ट कहें मोस्टली कहें ये सिंसाइशियल है, या इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट भी कहते हैं, बहुकेंद्र की है। तो सिंसाइशियल, मल्टी न्यूक्लिएट, या इसके लिए एक शब्द ए सेलुलर भी लिखा जा सकता है। ए सेलुलर एपिडर्मिस इसमें पाई जाती है। फिर बॉडी वॉल में जो डर्मिस लेयर है वो अभी भी इसमें डेवलप नहीं मिलती है, यानी इसमें अभी डर्मल लेयर एब्सेंट है। डर्मल लेयर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, एनलिट से डेवलप होगी, स्टिल इट इज़ एब्सेंट। एंड देन मस्कुलर लेयर जो है इज़ विथ ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, यानी जो इनमें मसल लेयर है उसके जो अरेंजमेंट है मसल्स का वो लॉन्गिट्यूडिनल ही होता है, या इनमें सर्कुलर मसल लेयर नहीं मिलती, ऑब्लिक मसल लेयर नहीं मिलती, बल्कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर ही पाई जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट दे हैव ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। सिंसाइशियल, मल्टीन्यूक्लिएट, ए सेलुलर, ये एपिडर्मिस की विशेषता है, एंड क्यूटिकल इज़ वेरी थिक। तो ये तीन विशेष कैरेक्टर हैं जो इनकी बॉडी वॉल के हैं, जो कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्मल लेयर हैं, उनसे बनती पूरी बॉडी वॉल। देन कम्स द नेक्स्ट कैरेक्टर कि अब इसमें सीलोम नहीं पाई जाती, बॉडी कैविटी जिसमें सारे इंटरनल ऑर्गन्स सस्पेंडेड होते हैं पाए जाते हैं इज़ व्हाट? स्यूडोसीलोम। स्यूडोसील है विच इज़ परसिस्टिंग ब्लास्टोसील। परसिस्टिंग ब्लास्टोसील का मतलब होता है, अगर आपको याद हो तो सीलोम फॉर्मेशन में हमने आपसे बताया था पहली स्टेज जाइगोट की, फिर इसमें क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से एक कैविटी बन गई, एंड दैट कैविटी इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसील कैविटी, स्टेज कॉल्ड ब्लास्टुला। आगे चल कर के ये कैविटी ख़त्म होती है, एक नई कैविटी डेवलप होती है, और ये दो लेयर्स डेवलप हो जाती है, एक बाहर की तरफ एक्टोडर्म और दूसरी भीतर की तरफ एंडोडर्म। नई कैविटी कहलाई आर्केंट्रॉन, नया एपर्चर कहलाया ब्लास्टोपोर। अब ये कंडीशन नॉर्मल है, मगर अगर हम यहाँ से आगे बीच की स्थिति बताएं, हाउ द स्यूडोसील डेवलप्स, यहाँ पर ब्लास्टोसील ख़त्म नहीं होती, नई कैविटी भी बनेगी। ये दिस इज़ द सिचुएशन, आप इसको समझ सकते हैं। ये आपने कहा कि एक एंडोडर्मल लेयर बन गई गैस्ट्रुला के एंड पर। गैस्ट्रुलेशन में सेल डिवीज़न और मूवमेंट ऑफ सेल होता है, कोशिकाएं डिवाइड करती हैं, अपना स्थान बदलती हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच टू लेयर्स डेवलप। डिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रुला इसको हम कहते हैं, ये डेवलप हो जाता है। अब नॉर्मल में क्या होता है, ये लेयर अंदर भीतर धंसते धंसते आपस में जुड़ जाती है,
तो ये बीच में जो जगह है ब्लास्टोसील की समाप्त हो जाती, नई कैविटी डेवलप हो जाती, उसको आर्क इंट्रान कहते हैं। ओपनिंग को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। आगे चल करके आर्की का मतलब प्रिमिटिव, एंट्रान का मतलब गट। तो जो प्रिमिटिव गट है उसकी ओपनिंग माउथ की है। एनस बाद में बन जाता है क्योंकि ये ग्रुप प्रोटोस्टोम का है। बाकी के जो डेवलपमेंट हम देखेंगे ड्यूटेरोस्टोम के, वहाँ पर आर्केंट्रान की ओपनिंग ब्लास्टोपोर होगी, मगर ब्लास्टोपोर विल फॉर्म बट एनस बना देगा और उसमें माउथ बाद में बनेगा। ये इसकी पूरी कहानी है। यहाँ कंडीशन क्या है कि दिस इज़ व्हाट ब्लास्टोसील। अब ये अगर परसिस्ट कर गई, ख़त्म नहीं हुई, दैट बिकम्स व्हाट, ये हो गई स्यूडोसीलोम। तो आई थिंक नाउ द स्यूडोसीलोम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी जो बॉडी कैविटी है ये है स्यूडोसीलोम या स्यूडोसील, इम्पॉर्टेंट बॉडी कैविटी। ये आपके इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिटेल हैं, संरचनात्मक डिटेल हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी जो आंतरिक संरचना है उसकी बात आपसे करें। ये पेज है आपका, आपके कुछ जो लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना था कि आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले लेते हैं, उसको लिखते हैं। उसके लिए मैं आपको वक्त दे रहा हूँ कि आप इस पेज को देख लें और स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लें। आइए अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात आपसे करें। अब अगला जो कैरेक्टर है वो अगला कैरेक्टर है कि इसकी बॉडी वॉल के साथ, यानी अटैच्ड विथ बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें भी पाए जाते हैं जो कि अटैचमेंट में मदद करते हैं। और इनमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम पैपुली कहते हैं। एक स्ट्रक्चर है जो बॉडी वॉल के साथ, इसको एम्फिट कहा जाता है, फैसमिट कहा जाता है। ये वास्तव में कीमो रिसेप्टर्स हैं जो कि बॉडी वॉल के साथ लगे होते हैं, वो पाए जाते हैं। बाकी सेंसरी पैपुली पाई जाती हैं, इनके अपने डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो बॉडी वॉल के साथ पैपुली का पाया जाना, एम्फिट, फैसमिट जो कि कीमो रिसेप्टर है, यानी जो केमिकल नेचर है फूड का उसकी जानकारी देंगे, अदर केमिकल्स का इंफॉर्मेशन देंगे, वो यहाँ पर बॉडी वॉल के साथ अटैच्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इंटरनल फिजियोलॉजिकल डिटेल्स की अब बात करें तो इंटरनल फिजियोलॉजिकल डिटेल्स में इनकी एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए, बात डाइजेस्टिव सिस्टम की, पहली बात तो आती है कि दिस एलिमेंट्री कैनाल इज़ कंप्लीट, इट इज़ सिंपल, साधारण है, यानी इसमें ढेर सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं होते, लेकिन इसमें सिंपल है। आप कह सकते हैं इट इज़ डिवाइडेड इन फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। अग्र, मध्य और पश्च 3 भागों में बटी होती है। फोरगट में माउथ की कुछ विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। माउथ के साथ जैसा मैंने बताया था कि माउथ इज़ सराउंडेड बाय ट्राइरेडिएट लिप्स, माउथ के चारों ओर लिप्स पाए जाएंगे और इसी लिप्स पर बॉडी वॉल के साथ लगे हुए स्ट्रक्चर एम्फिड की उपस्थिति होगी। तो माउथ ट्राइरेडिएट लिप्स के साथ है जिस पर एम्फिड, ये कीमो रिसेप्टर ऑर्गन मिलता है, बॉडी वॉल के साथ ही अटैच्ड होता है। इसके बाद इसमें जो फेरिंग्स है, अगला स्ट्रक्चर है, ये सकिंग कहलाती है क्योंकि ये मस्कुलर होती है, ये डाइजेस्टेड फूड को सक करने का काम करती है। इसके बाद इसमें एक लॉन्ग ट्यूब जो रिमेनिंग होती है वो यूजुअल इंटेस्टाइन कहलाती है, जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं होते, और इस इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर सेल्स,
ब्रश बॉर्डर सेल्स कुछ और नहीं बल्कि इंटरनल लेयर का फोल्ड है, यानी जो भीतरी परत होगी उसमें इस तरीके के फोल्ड पाए जाते हैं। हायर एनिमल्स में जैसे विलाइज होती, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मुख्य रूप से इंटेस्टाइन का काम एब्जॉर्प्शन का होता है। ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं, डाइजेशन की बहुत नीड नहीं है, एब्जॉर्प्शन के लिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और वहाँ पर ये ब्रश बॉर्डर सेल्स पाई जाती हैं। एंड नेचुरली लास्ट पार्ट को इट इज़ कॉल्ड रेक्टम, इसको रेक्टम कह देते हैं, और इसकी जो ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड द एनस, उसको एनस कह दिया जाता है। ये इसके एलिमेंट्री कैनाल की विशेषता है। इट इज़ सिंपल एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज दे आर मोस्ट ऑफ द animals belonging to Aschelhelminthes, they are mostly parasite. That's why their alimentary canal is simple, because they gets already digested food, already बचा हुआ भोजन है, इसलिए alimentary canal is simple. Then comes the next, respiration. Respiration जैसा कहा parasite है, that will be what? Anaerobic. ये anaerobic respiration कहलाएगा। याद रखें पैरासिटिक ग्रुप्स दो आपके सामने विशेष रूप से आ चुके हैं। वन ग्रुप इज़ प्रोटोजोअन पैरासाइट्स एंड दिस वन इज़ हेलमिंथ पैरासाइट। हेलमिंथ और प्रोटोजोअन पैरासाइट्स में एक डिफरेंस भी आप ज़रूर ध्यान में रखें कि एनारोबिक कंडीशन एक की परमानेंट होती है, जिसमें बात आती है किसकी, प्लैटीहेलमिंथेस की, क्योंकि इनकी जो आउटर सरफेस है वो थिक क्यूटिकल की है, इनमें ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न पॉसिबल ही नहीं है। बट जो प्रोटोजोअन्स हैं उनकी आउटर सरफेस थिन होती है, इसीलिए अगर उनको ऑक्सीजन अवेलेबल हो दे कैन शो व्हाट, एरोबिक रिस्पिरेशन। तो हम कह सकते हैं कि हेलमिंथ आर व्हाट, ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव शब्द आते हैं, और जबकि उनकी हम बात करेंगे तो फैकल्टेटिव होंगे, बिकॉज दे कैन शो द एरोबिक रिस्पिरेशन। अगर उनको बाहर सरफेस पर रखें तो उनकी आउटर सरफेस पेलिकल की बनी हुई है, जो कि परमिएबल टू गैसेस होती है, तो वहाँ रिस्पिरेशन हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, इसीलिए सब ऑब्लिगेट एनारोब्स कहलाते हैं। फ्री लिविंग के लिए कोई अलग स्ट्रक्चर रिस्पिरेशन का नहीं, बॉडी सरफेस। यहाँ पर भी ये बॉडी सरफेस होता है। मैकेनिज्म इज नॉट वेल डिस्क्राइब्ड, बहुत मिनिमम अमाउंट में इनको एनर्जी चाहिए, जो कि इनको थोड़ी सी ऑक्सीजन से प्राप्त हो जाती है, बिकॉज एनिमल एक्टिविटीज़ इज नॉट मच डेवलप्ड। जीव छोटा है, शरीर छोटा है, इसीलिए इसको थोड़ी एनर्जी चाहिए, जो कि इस रेस्पिरेशन से पूरी हो जाती है। देन कम द सर्कुलेशन के लिए अभी भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। जब आप एनलिडा में पहुँचेंगे तब आप याद रखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्स फर्स्टली इन फाइलम एनलिडा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बनते और पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं एक एक फाइलम जो डिस्कस कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ कर रहा हूँ, जिससे आपको कंप्लीट पिक्चर स्पष्ट होती जाए। स्टिल देयर इज़ नो सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर। जो कुछ भी सर्कुलेशन यहाँ पर होगा दैट विल बी थ्रू व्हाट, स्यूडोसीलोम। ये एक सर्कुलेशन का माध्यम होगा। तो सर्कुलेशन के लिए कभी कोई क्वेश्चन आए, इट विल बी थ्रू स्यूडोसीलोम, बिकॉज स्यूडोसीलोम इज फिल्ड विद स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड, क्योंकि इसमें द्रव्य मिलेगा एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड। ये स्यूडोसीलोमिक द्रव्य है, जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो इस फ्लूइड में जाएंगे, और इसी फ्लूइड में, इसी कैविटी में सारे सिस्टम्स इसके सस्पेंडेड हैं, वहीं से सारा जो मटेरियल है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो नेचुरली दे आर गेटिंग ऑल द nutrients, excretory material exchange through what, pseudocoelomic fluid. Then comes the next one. इसके बाद अगले कैरेक्टर की अगर बात की जाए that is excretory system. प्लैटीहेलमिंथेस में एक स्पेसिफिक सेल थी that was फ्लेम सेल, लेकिन यहाँ पर excretory सिस्टम बड़ा विशेष है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर, यानी यहाँ पर ट्यूब्स पाई जाती हैं। इसका मतलब यहाँ एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होंगी एंड ये स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड में सस्पेंडेड होंगी, वहीं पर एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा और उसी मटेरियल को ये क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो यहाँ कंडीशन ध्यान रखने की कि इसमें ट्यूब लाइक एक्सक्रीटरी ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू सिस्टम होता है, और यहाँ पर ये ट्यूब एक एच की आकृति बनाती हैं
एस्कैरिस जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसके डिटेल पढ़े जाते हैं, वहाँ पर ये ट्यूब्स ही हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब है, बीच में ट्रांसफर ट्यूब आपस में जुड़ गई, एंड दे डेवलप्स एच शेप्ड सिस्टम इन एस्कैरिस। ये ट्यूबुलर सिस्टम है और इसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसमें यूरिया मोस्टली पाई जाती है। तो यूरियोटेलिक कंडीशन है, बट कुछ अमोनोटेलिज्म भी पाया जाता है। सम शोज अमोनोटेलिक कंडीशन। तो ये इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की विशेषता है। देन कम्स नेक्स्ट वन, नर्वस सिस्टम। जैसा प्लैटीहेल्मिन्थेस में नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था, वैसा नर्वस सिस्टम यहाँ पर ही पाया जाता है। बहुत चेंज नहीं है, क्योंकि अभी भी सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक ये डिवीज़न नहीं मिलता जैसा हायर एनिमल्स में है। केंद्रीय, परिधीय एवं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये 3 तरह का सिस्टम आप हायर एनिमल्स पढ़ते हैं, अपने भी पढ़ते हैं। एनलिडा से इसकी शुरुआत हो जाती है, वहाँ नर्व कॉर्ड डेवलप हो जाता है, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। यहाँ पर ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम सेरेब्रल गैंग्लिया का नाम देते हैं, और इसके साथ लगी हुई लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल नर्व्स ही पाई जाती। तो काफ़ी सिमिलरिटी है प्लैटीहेल्मिन्थेस के जैसे। सेरेब्रल गैंग्लियन मिलेगा, उसके साथ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स लगी होंगी। अलग अलग एनिमल्स में उनके नंबर अलग अलग होते हैं। अगर हम प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो वहाँ पर 6 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स पाई जाएंगी। टीनिया सोलियम में अगर हम बात करें, और अगर बात करें हम एस्कैरिस की, तो यहाँ पर 8 पाई जाएंगी। तो नंबर्स वेरिएट, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होगा, बट द सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर प्लान है दैट रिमेन द सेम, दैट दे हैव ए सेरेब्रल गैंग्लिया टुवर्ड्स एंटीरियर मोस्ट एंड अग्र सिरे पर इसकी उपस्थिति होगी, एंड अटैच्ड विद दिस गैंग्लियन, और इस गैंग्लिया के साथ जो अटैच्ड है दैट इज़ व्हाट लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड एंड लेटरल नर्व्स वो पाई जाती हैं। फिर इनकी ब्रांचिंग्स हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को इनर्वेट करती हैं। एंड देन कम्स नेक्स्ट कैरेक्टर, एंड दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ सेंस ऑर्गन की बात अगर की जाए तो इसकी चर्चा मैंने आपसे पहले ही कर दी थी। सेंस ऑर्गन के रूप में यहाँ पैपिली है, एम्फिड है, फैजमिड है। ये सभी स्ट्रक्चर्स बॉडी वॉल के साथ अटैच्ड हैं, इनफोल्डिंग से लिप्स बनते हैं, उस पर पाए जाते हैं, या फिर ये आउटर सरफेस पर भी पाए जाते हैं। एस्कैरिस में प्री एनल एंड पोस्ट एनल पैपिली पाई जाती, उनके अपने नंबर्स भी हैं। सारी बातें डिटेल्स में आपसे अलग से करेंगे जब आपको एक टाइप डिटेल्स पर जाएंगे एक एक ग्रुप के। तो ये बात आपसे हो गई अबाउट द नर्वस सिस्टम। देन कम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेचुरली सिस्टम परमानेंट हो ही चुका है, यहाँ सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा, और ख़ास बात ये होगी कि अब ये एनिमल प्रिमिटिव है, मगर इसमें ज़्यादातर जो जीव होंगे वो डायोसियस होंगे, या हम इसको कहेंगे दे आर यूनिसेक्चुअल, यानी यूनिसेक्चुअल होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, एंड आल्सो दे शोज व्हाट सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म, और बाकायदे ये लैंगिक द्विरूपता शो करेंगे, यानी मेल एंड फीमेल कैन बी सेपरेटेड थ्रू द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। बाहरी लक्षणों के से हम मेल और फीमेल को अलग कर सकते हैं। ये एक बड़ा ख़ास कैरेक्टर है, एनिमल प्रिमिटिव है, मगर डेवलप्ड कैरेक्टर इनमें पाया जाता है। इसके पहले कंडीशन ज़्यादातर कैसी थी, मोनोशियस थी। तो ये ख़ास बात है। अगली ख़ास बात, चलिए नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। ये आपके लिए पेज पर आप अपना स्क्रीनशॉट इससे ले सकते हैं। अब देखें फर्टिलाइजेशन की बात। फर्टिलाइजेशन नेचुरली इट इज आफ्टर कपुलेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कपुलेशन के साथ होगी, क्योंकि इसमें बाकायदे कपुलेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मेल विथ व्हाट, मेल विथ कपुलेटरी स्ट्रक्चर्स, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पीनियल सिटी और पीनियल स्पिक्यूल्स।
इनके जरिए मेल और फीमेल एक्सटर्नली सेपरेट भी किए जाते हैं। मेल एंड फीमेल दे आर सेपरेटेड। तो ये पीनियल सिटी या पीनियल स्पिक्यूल्स हैं, ये इनमें पाए जाते हैं। दे हेल्प इन कपुलेशन। ये फीमेल की जो ओपनिंग है उसको ओपन करने का काम करते हैं, उसको फैलाने का काम करते हैं, जिससे स्पर्म्स ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकें। तो फर्टिलाइजेशन इज़ व्हाट आफ्टर कपुलेशन एंड मेल इज़ विद स्पेसिफिक copulatory organs. And naturally fertilization will be what? Internal fertilization. Internal है, क्रॉस है, अलग अलग मेल और फीमेल है, फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? इंटरनल। एंड लास्टली अंतिम इसका जो लक्षण है दैट इज डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ एक ख़ास चीज़ ध्यान रखने की है जो बहुत पूछी जाती है, स्पाइरल एंड दिस टर्म स्ट्रांगली डिटर्मिनेट क्लीवेज शोइंग सेल लीनिएज। ये देखिए, लीनिएज का मतलब होता है किनशिप। जैसे राजशाही होती है, नेपाल में थी और बहुत सारे देशों में थी पहले, कि पहले राजा होगा, फिर उसका लड़का होगा, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का। तो यहाँ स्पाइरल के साथ स्ट्रांगली डिटर्मिनेट का मतलब ये हो गया कि जो जाइगोट है उस पर एकदम फिक्स हो जाएगा कि जाइगोट का ये पार्ट ये आर्गन बनाने जा रहा है, ये पार्ट ये आर्गन बनाने जा रहा है। इसको कहते हैं स्ट्रांगली डिटर्मिनेट। सेल लीनिएज का भी यही मतलब, ये बात फिक्स हो गया कि इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा। इसीलिए ख़ास बात है, डिटर्मिनेट क्लीवेज भी बहुत स्पष्ट रूप से ये इनमें पाया जाता है। आफ्टर दैट ब्लास्टोसील विल डेवलप इन ब्लास्टुला, दैट विल परसिस्ट फॉर्मिंग द सीरोसिलोम, वो सीरोसिलोम बना देगी। फिर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होगी, यंग वंस डेवलप होंगे। अब इस यंग वंस में जैसा मैंने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, सम, ज़्यादातर में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मगर नो फाइलम, नो स्पेसिफिक लार्वल। जैसे शुरू में आपने पढ़ा था प्लैनुला लार्वा सिलेंट्रेट्स का लार्वा है, तो ऐसे स्पेसिफिक लार्वल फॉर्म्स यहाँ पर फाइलम के लिए नहीं मिलेंगे, इंडिविजुअल के लिए मिलेंगे। जैसे अगर आपने कहा कि एस्कैरिस के डेवलपमेंट की बात करें, तो एस्कैरिस का जो डेवलपमेंट है उसमें एक लार्वा मिलता है जिसको कहते हैं रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, इसको यंग जुवेनाइल भी कह दिया जाता है, ये लार्वा इसमें डेवलप होता है। एक और ख़ास बात है कि इसके ज़्यादातर जो जीव हैं वो मोनोजेनेटिक लाइफ हिस्ट्री शो करते हैं, यानी उनका जीवन चक्र, चूँकि पैरासाइट्स हैं ज़्यादातर, तो उनका जीवन चक्र एक ही पोषद में पूर्ण हो जाता है, एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाता है। पैरासाइट्स प्रोटोजोवन की अगर आप प्लाज्मोडियम बहुत कॉमन एग्जांपल है, वो डाइजेनेटिक पैरासाइट, पहला होस्ट ह्यूमंस का है, दूसरा मॉस्किटो का है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर के जो होस्ट हैं वो एक ही में है, एस्कैरिस मोनोजेनेटिक है, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो सब एक में ही पूरे हो जाते हैं। ये डेवलपमेंट की खास बात है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की खास बात है। ये आपको हमने आज बात बताई किसके बारे में, फाइलम एस्केलहेलमिन्थेस के बारे में। फाइलम एस्केलहेलमिन्थेस का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, इसकी बात भी आपको थोड़ी सी बता दें, क्योंकि फाइलम एस्केलहेलमिन्थेस को यूजुअली निमेटोड्स के रूप में जाना जाता है। निमेटोथेलहेलमिन्थेस भी लिख देते हैं इसको इसीलिए। लेकिन जब डिटेल क्लासिफिकेशन में आते हैं तो डिटेल क्लासिफिकेशन में इसमें कई एक्सटिंक्ट क्लासेस भी मिलते हैं। जैसे इसमें एक नाम में लिखा मिलेगा आपको रोटीफेरा, दूसरा काइनोरिंका, तीसरा गैस्ट्रोट्राइका, चौथा निमेटोमॉर्फा, और फिर जाकर के मिलेगा क्या, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेमेटोडा। ये ज़्यादातर जो ग्रुप्स हैं ये सब एक्सटिंक्ट माने जाते हैं, इनमें कुछ फ्री लिविंग है,
इसीलिए इसको बहुत डिटेल हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जो कुछ भी डिटेल आता है दैट इज़ अबाउट नेमाटोडा। जब भी करेक्टर ऑफ नेमाटोड्स की बात आती है देन द करेक्टर ऑफ एस्केल हेलमिंथीज, वो एस्केल हेलमिंथीज के करेक्टर्स की बात हम करते हैं। और नेमाटोड को इसीलिए ग्रुप ऑफ व्हाट, राउंड वर्म कहा जाता है। तो ये क्लासेस के नाम हमने आप बता दिए। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक नाम मैंने लिखा एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाडिस, ये ह्यूमंस का पैरासाइट। नॉट ओनली इन ह्यूमन, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर एनिमल्स। एस्कैरिस अदर एनिमल्स में भी पाया जाता है। अलावा एस्कैरिस और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक नाम लिख रहा हूँ एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, ये ह्यूमंस के एनस का परजीवी, ये भी ह्यूमन में है, एनस में इचिंग काज करता है, एनल इचिंग, और इससे जो डिजीज़ है उसको लिख देते हैं एंटेरोबियासिस। वन अदर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, खूब पूछा जाता है, वुकरेरिया बॉन्क्रेफ्टाई। वुकरेरिया बॉन्क्रेफ्टाई को फाइलेरिया वार्म कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलेरिया डिजीज़ काज करता है और ये डाइजेनेटिक भी है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी होस्ट फीमेल क्यूलेक्स फैटिगेंस मॉस्किटो है। मलेरिया एनाफिलिस से फैलता है, क्यूलेक्स से फैलता है, क्यूलेक्स फैटिगेंस, वो इसको स्प्रेड करता है। तो वुकरेरिया बॉन्क्रेफ्टाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट है जो कि फाइलेरिया वॉर्म के रूप में जाना जाता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाता है। वुकरेरिया से जो डिजीज़ होती है, याद रखिएगा, ये लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट कर देती है। इनका जो लार्वा है वो कहलाता है माइक्रोफिलरी लार्वा, ये बनता है और ह्यूमन के ब्लड से होता हुआ फिल्टर हो करके ये पहुंचता है लिम्फेटिक सिस्टम में, एंड देन इट ब्लॉक्स। उसके बाद ये जो लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो स्प्रेड होती हैं, फैली होती हैं, जो कि हमारे लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा होती हैं, टेस्टिकल्स, मेल्स के टेस्टिस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वो उनको ब्लॉक कर देता है। इसीलिए इससे जो पैर होते हैं वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है, बिकॉज दैट डक्ट इज़ ब्लॉक्ड, क्योंकि मेन जो डक्ट होती है लिम्फेटिक सिस्टम की ब्लॉक हो जाती, इसीलिए इसमें पैर जो होता है हाथी के जैसा फूल जाता है। डिजीज़ कहलाती है एलिफेंटियासिस। फाइलेरियासिस तो सिंपल है, मगर एलिफेंट के जैसा हाथ पैर फैल जाए, दैट इज़ एलिफेंटियासिस। दिस डिजीज़ इज़ व्हाट वुकरेरिया बॉन्क्रेफ्टाई से होने वाली है। कुछ और चर्चाएं जब डिटेल टाइप्स पे आएंगे थोड़ी और आपसे कर लेंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देन कुछ अदर एग्जाम्पल्स की भी बात कर ली जाए। सब नेमेटोड की बात कर रहे हैं। एक नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनेल, इसको हुकवर्म कहते हैं। इसको हुकवर्म डिजीज़ भी इससे होती है और ये सबसे पहले डिटेक्ट हुई थी अमेरिका में, इसीलिए इसको अमेरिकन मर्डरर कहा जाता है। जैसे कोरोना चाइना में डिस्कवर हुआ है, सबसे पहले उसने वहाँ तबाही मचाई थी, वो अलग है कि वहाँ वो भगा देता है, फिर धीरे धीरे सब हिंदुस्तान में आके बस जाते हैं। यही हमारे कंट्री की सबसे बड़ी विशेषता है, कह सकते हैं कि आवर कंट्री इज़ हेवन फॉर पैरासाइट्स। तमाम ऐसे रोग हैं जो हिंदुस्तान में उत्पन्न नहीं हुए, उनकी ओरिजिन विदेशों में है, बट जो यहाँ आया उसको सब हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान को कहा जाता है कि हम किसी से भेद नहीं करते, ये हमारी ग्रेटनेस है। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि डिजीज़ेज़ अदर कंट्रीज़ में ज़्यादातर ओरिजिनेट हुई हैं,
मगर सब इंडिया में आकर के रह जाती। गॉड नोज़ व्हाट विल अबाउट द कोरोना, कोई नहीं जानता कोरोना इस देश से जाएगा कि यहीं पर रह जाएगा, हम लोग के साथ ही रहेगा। तो ये जो डिज़ीज़ है जिसको अमेरिकन मर्डरर कहा गया, ये अमेरिका में ओरिजिनेट हुई थी, वहाँ इसने तबाही मचाई थी, हुकवर्म के नाम से बहुत फेमस है। उसके बाद एक दूसरा है जिसका कॉमन नेम बहुत पूछा जाता है, ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। इसे गिनी वॉर्म कहा जाता है और ये लार्जेस्ट नेमेटोड भी है। गिनी वॉर्म, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, इसको गिनी वॉर्म के नाम से हम जानते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमन नेम तो बहुत पूछा जाता है। एक विपवॉर्म है, ये कॉमन नेम है। जूलॉजिकल नेम है ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरा। ऐसे ही एक नाम है लोआ लोआ, इसको आई वॉर्म कहा जाता है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप किसी भी बुक से कंसल्ट करेंगे आपको तमाम कॉमन नेम्स मिल जाएंगे। ये सब नेमेटोड के एग्जाम्पल्स हैं एंड मोस्टली दे आर पैरासाइट, ये ज़्यादातर परजीवी हैं जो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द फाइलम एस्केलहेलमिन्थीज़। ये एस्केलहेलमिन्थीज़ के जनरल कैरेक्टर्स हैं, कुछ आगे की भी बातें हैं वो मैंने बताई हैं। अब इसकी जो टाइप डिटेल्स हैं उसमें एस्कैरिस का पूरा डिटेल है, वो एक पूरा टॉपिक है, वो पूरा एक लेक्चर मांगता है। आगे जब अलग से टाइप डिटेल्स पे आएंगे तो टाइप डिटेल्स की एक अलग कड़ी आपको बताएंगे। फ़िलहाल जनरल कैरेक्टर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो आप इसको पढ़िए और इसको देखिए और याद करिए। अगली बार अगले वीडियो में अब फिर नेक्स्ट फाइलम की बात आपसे करेंगे। फाइलम एनालिडा की वेरी इंपॉर्टेंट, पहला डेवलप्ड फाइलम है, यानी जितने डेवलप्ड सीलोमेट एनिमल्स हैं उनका पहला फाइलम है। उसमें कई ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि डेवलप्ड एनिमल्स में पाए जाते हैं। हम अपनी भी एंसेस्ट्री खोजते हैं तो एनालिडा तक पहुंच जाते हैं क्योंकि वो पहला डेवलप्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे फाइलम एनालिडा की।